स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके में जिमी अपने बहनों और चचेरे भाइयों के साथ टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक बाहर एक सायरन बजने लगता है। जिमी की आंटी जल्दी से दरवाजा बंद करती है और बच्चों से कहती है कि कहीं ना जाए। बच्चे डर जाते हैं क्योंकि घर के बाहर हंगामा सुनाई दे रहा होता है। जिमी दरवाजे के पास जाता है और अपने पापा को पुकारता है। तभी दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और जोम्बी जैसे प्राणी जिन्हें संक्रमित कहा जाता है अंदर घुस जाते हैं। वे लड़कियों पर हमला करते हैं और उन्हें जल्दी से खा जाते हैं, लेकिन जिमी जो दरवाजे के पीछे छुपा होता है उन्हें नहीं दिखता और जिमी इसका फायदा उठाकर भाग जाता है। लेकिन दूसरी ओर उसे अपनी माँ को मरते हुए देखना पड़ता है, जिन्हें संक्रमित खा रहे होते हैं। वो घर के अंदर इधर उधर भागता है और देखता है कि उसके सभी रिश्तेदार धीरे धीरे संक्रमित बनते जा रहे हैं। किस्मत से वह किसी तरह से घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर भी कई संक्रमित लोग होते हैं। जिमी तेजी से चर्च की तरफ दौड़ता है ताकि अपने पिता से मदद मांग सके, लेकिन चर्च में पादरी यह नहीं मानते कि संक्रमित लोग बुरे हैं। उल्टा उन्हें लगता है कि यह न्याय का दिन, जजमेंट डे है और सब ईश्वर द्वारा बचाए गए हैं। वो जिमी को अपना सोने का क्रोस देता है और कहता है कि भरोसा रखे। उसी समय संक्रमित लोग खिड़कियों से अंदर घुस जाते हैं। जिमी तो भाग जाता है, लेकिन उसके पिता वहीं रुक जाते हैं क्योंकि वह भी बचाए जाना चाहते हैं। संक्रमित लोग उन पर चढ़ जाते हैं और जल्दी से उन्हें काट लेते हैं, जिससे वे भी संक्रमित बन जाते हैं। यह सारा हंगामा रेज वायरस की वजह से हुआ है। यूरोप के बाकी हिस्सों ने इस वायरस को रोक दिया है और इसे सिर्फ यूके तक सीमित कर दिया है, जिसे अब दुनिया से अलग कर दिया गया है। अब यह इलाका एक वीरान जगह बन चुका है, जहां बचे हुए लोग खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। 28 साल बाद जब यह सब शुरू हुआ था, कुछ लोग अब भी लिंडर्स फर्न आइलैंड पर रहते हैं। यह एक सुरक्षित जगह है जो जमीन से एक समुद्री रास्ते के जरिए जुड़ी है। आज एक बच्चा स्पाइक को सिखाया जाएगा कि संक्रमित को कैसे मारना है। उसके पिता जैमे नाश्ता बना रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी बीमार पत्नी ईसा के गिरने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से कमरे की ओर भागते हैं। ईसा को जब पता चलता है कि स्पाइक आज ट्रेनिंग पर जा रहा है तो वो घबरा जाती है। पति पत्नी में थोड़ी बहस होती है, लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। ईसा को लगातार याददाश्त की परेशानी और उलझन रहती है, इसलिए वो आधा समय यह समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फिर रसोई में स्पाइक को सैम मिलता है, जो उसे एक नई धनुष देता है। जब वे शहर से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग उसे शुभकामनाएं देते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं। शहर के फाटक पर जैनी उसे नियम याद दिलाती है, जो भी बाहर जाता है वो लौट सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं लौटता तो उसे ढूंढने कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद स्पाइक और जेमे कोजवे पार करके मुख्य जमीन की ओर जाते हैं। रास्ते में जेमे पुराने समय की बातें करता है और स्पाइक को यकीन ही नहीं होता कि लोग कभी समुद्र से दूर रह सकते हैं। वे एक पुल पार करके जंगल की ओर पहुंचते हैं और हर वक्त सतर्क रहते हैं ताकि कोई दुश्मन ना आ जाए। आखिरकार वे धीरे धीरे चल रहे संक्रमित को जमीन पर रेंगते हुए देखते हैं, जिसकी पीठ पर एक पक्षी बैठा होता है। वो संक्रमित कीड़े खाने रुक जाता है। तभी स्पाइक अपनी धनुष तानता है और एक तीर उसके गले में मारता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक और संक्रमित पीछे आ जाता है, जिसे जेमे तीर से मार देता है। लेकिन इन आवाजों की वजह से और भी संक्रमित वहां आने लगते हैं। जेमे एक और को मारता है, लेकिन स्पाइक कहता है कि आखिरी वाले को जाने दे। जेमे को अपने बेटे पर गर्व होता है, लेकिन स्पाइक खुद को अजीब महसूस कराता है क्योंकि उसे मारना अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और खूबसूरत जानवरों को देखते हैं। अब कुछ देर के बाद उन्हें एक छोड़ा हुआ घर मिलता है, जिसमें एक संक्रमित को उल्टा लटकाया गया है। उसके सिर पर एक थैला है और उसकी पीठ पर कुछ शब्द गुदे हुए हैं। जेमे अंदाजा लगाता है कि शायद किसी ने उसे इंसान रहते पकड़कर जाल के तौर पर बांध दिया था। अब वह भी संक्रमित बन चुका है। जेमे चाहता है कि स्पाइक उसे मारे, लेकिन वह संक्रमित छटपटाता रहता है और स्पाइक बहुत ज्यादा डर जाता है। संक्रमित खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, जिससे स्पाइक घबराकर एक तीर चला देता है, जो सीधे सिर में लगता है और वह संक्रमित वहीं मर जाता है। इसके बाद वो फिर से रास्ता चलते हैं और उन्हें आधा खाया हुआ जानवर जमीन पर पड़ा दिखता है। स्पाइक ऊपर देखता है और पाता है कि उसका सिर और रीढ़ की हड्डी पेड़ में फंसी हुई है। पहली बार जेमे चिंता में आ जाता है, क्योंकि ऐसा सिर्फ अल्फा संक्रमित ही कर सकता है। वह स्पाइक को तेज चलने और चुप रहने को कहता है। जैसे ही वे खुले मैदान में पहुंचते हैं, उन्हें संक्रमितों का एक भीड़ और उनका अल्फा नेता दिखाई देता है। दोनों तेजी से वापस जंगल की ओर भागते हैं और संक्रमित उनका पीछा करते हैं। हालांकि खतरा है, जेमे अब भी स्पाइक को ट्रेनिंग देना नहीं छोड़ता। वह उसे सिखाता है कि दौड़ते हुए कैसे तीर चलाना है और कहां मारना सबसे ज्यादा असरदार होगा, दिल और सिर में। वे वापस उसी छोड़े गए घर में पहुंचते हैं और पीछा कर रहे संक्रमितों पर तीर चलाते हुए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। आखिरकार उन्हें अटारी का रास्ता मिल जाता है। वे दोनों उस पर चढ़ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, इससे पहले कि संक्रमित उन्हें देख पाते। अब घंटों बीत जाते हैं और दोनों बाहर देखते रहते हैं, लेकिन अल्फा संक्रमित उस जगह को छोड़ता ही नहीं है। जेमे अपने बेटे स्पाइक को समझाता है कि अल्फा संक्रमित दूसरों से बड़े, ज्यादा चालाक और उन्हें मारने के लिए बहुत सारे तीर लगते हैं। उनके पास अब तीर बचे नहीं है, इसलिए अभी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। स्पाइक खुद को दोषी मानता है क्योंकि उसने तीर चूक दिए और डर की वजह से जल्दी नहीं चला पाया, लेकिन जेमे उसे भरोसा दिलाता है कि पहली बार के लिए उसने बहुत अच्छा किया है। अब रात के बीच में वो एक रोशनी वाले इंसान
निशान को देखते हैं और जेमे बताता है कि वो क्वारंटीन पेट्रोल है। दूसरी ओर उन्हें आग जलती दिखाई देती है, लेकिन जब स्पाइक पूछता है कि वह क्या है तो जेमे बात बदल देता है। जब स्पाइक सो जाता है तो उसे एक अजीब सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसकी माँ पानी में डूब रही है और आसपास की चीजें हिल रही है। जेमे उसे जगाता है क्योंकि घर सच में हिल रहा होता है और उन्हें वहां से जल्दी बाहर निकलना पड़ता है। दोनों दौड़कर बाहर निकलते हैं और छत गिरने से पहले ही वहां से बचकर निकल जाते हैं। जेमे को पता होता है कि इतनी जोर की आवाज संक्रमित को खींच लाएगी, इसलिए वो और स्पाइक जितनी तेज दौड़ सकते हैं घर की ओर भागते हैं। जब वो समुद्र के रास्ते तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऊंची लहरों के कारण वो थोड़ा डूब चुका है, लेकिन अभी भी पार किया जा सकता है। तभी कई पक्षी उनके ऊपर उड़ते हैं और अल्फा संक्रमित सामने आ जाता है जो उनका पीछा करने लगता है। स्पाइक 2-3 बार फिसलता है, लेकिन जेमे उसे तुरंत पकड़ लेता है और दोनों मिलकर दौड़ते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं। जेमे सीटी बजाता है और चिल्लाकर गेट पर मौजूद गार्ड को चेतावनी देता है। गार्ड लाइट जलाकर अल्फा को देखते हैं और उस पर तीर चलाते हैं जिससे वो गिर जाता है। हालांकि अल्फा जल्दी उठ जाता है, इसलिए अगला तीर आग में भिगोकर चलाया जाता है। यह तरीका काम करता है और अल्फा गिर जाता है। जेमे स्पाइक को खींचते हुए गेट तक ले जाता है। जेनी कुछ सेकंड इंतजार करती है, यह देखने के लिए कि कहीं वे संक्रमित तो नहीं हुए। फिर गेट खोलकर उन्हें अंदर आने देती है। बाद में एक पार्टी होती है जहां सब लोग स्पाइक की वापसी और उसकी पहली जीत का जश्न मनाते हैं। जेमे पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन स्पाइक को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतनी सारी मौतों का जश्न मनाया जा रहा है। फिर स्पाइक को कुर्सी पर उठा लेती है और उसे पीने की इजाजत भी मिलती है। आखिरकार स्पाइक सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाता है और बाहर भागकर उल्टी करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता जेमे एक औरत के साथ छिपकर मिल रहे हैं। यह देखकर स्पाइक बहुत दुखी और टूट जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके पिता का अफेयर चल रहा है। स्पाइक घर लौटता है जहाँ सैम सोते हुए ईसा का ध्यान रख रहा होता है। स्पाइक उसे अपने सारे अनुभवों के बारे में बताता है, फिर उस आग के बारे में पूछता है जो उसने उस रात में देखी थी। सैम सोचता है कि वो आग शायद डॉक्टर क्लेसन की थी और बताता है कि जेमे उसके बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो और कुछ नहीं बताता। अगली सुबह ईसा उठती है और भयंकर सिर दर्द की शिकायत करती है। वो दवाई मांगती है, लेकिन स्पाइक को नहीं पता कि दवा कहाँ मिलेगी। तभी जेमे घर आता है, लेकिन स्पाइक अब उसका सामना नहीं कर पाता और कमरे से बाहर चला जाता है। अब कुछ देर बाद स्पाइक हिम्मत जुटाकर जेमे से पूछता है कि उसने डॉक्टर क्लेसन को ईसा को देखने के लिए क्यों नहीं बुलाया। जेमे बताता है कि क्लेसन बहुत पहले पागल हो गया था और 15 साल पहले जो हुआ था उसकी कहानी सुनाता है। उस समय जेमे और कुछ खोजी लोग क्लेसन को ढूंढने गए थे और उन्होंने देखा कि हजारों लाशें जमीन पर कतारों में सजी पड़ी है, एक बड़ी आग के चारों तरफ। डॉक्टर क्लेसन वहां मौजूद था और वो लाशों को आग में डाल रहा था और जब उसने उन्हें देखा तो हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ये देखकर सारा समूह डर के मारे भाग गया था। स्पाइक जोर देकर कहता है कि ईसा को मदद की जरूरत है और साथ ही अपने पिता पर अफेयर का आरोप लगाता है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि जेमे गुस्से में आकर स्पाइक को थप्पड़ मार देता है। जेमे को तुरंत पछतावा होता है, लेकिन स्पाइक गुस्से में ऊपर अपनी माँ के पास भाग जाता है। जब जेमे उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, स्पाइक चाकू निकालकर उसे रोकता है और कहता है कि हमसे दूर रहो। जेमे आसानी से चाकू ले लेता है, लेकिन हालात और ना बिगड़े इसलिए वो चाकू उसे वापस दे देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद स्पाइक एक खलियान में आग लगा देता है। फिर वो भागकर गार्ड को बताता है कि पूरे शहर को मदद की जरूरत है ताकि आग बुझाई जा सके। वो वादा करता है कि जब सारे लोग चले जाएंगे वह पहरेदारी करेगा, लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है स्पाइक ईसा को लेकर आता है और दोनों गेट से निकलकर मुख्य जमीन की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही ईसा को समझ आता है कि वे कहाँ है, वो घबरा जाती है और बार बार जेमे और अपने पिता को पुकारती है। स्पाइक उसे शांत करता है और समझाता है कि एक डॉक्टर उसकी मदद करेगा। पूरे दिन चलने के बाद उन्हें एक इमारत मिलती है जहाँ वे रात बिता सकते हैं। ईसा पहरेदारी से ऊब जाती है और स्पाइक को उठाकर उससे पुरानी कहानियां शेयर करने लगती है। वह कहती है कि स्पाइक उसके पिता जैसा दिखता है। बात करते करते ईसा स्पाइक को पापा बुलाने लगती है। स्पाइक उसे सो जाने को कहता है और खुद पहरेदारी की जिम्मेदारी लेता है। दुर्भाग्य से स्पाइक थका हुआ होता है और सो जाता है। इसी दौरान एक संक्रमित इमारत में घुस आता है और वह स्पाइक के जूतों के फीते चबाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वे कीड़े नहीं है तो उसे थूक देता है। फिर वो स्पाइक के चेहरे के पास आ जाता है और जब काटने ही वाला होता है तभी उसे कोई पीछे से खींच लेता है। उसी समय स्पाइक की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन पास ही संक्रमित की लाश पड़ी होती है। ईसा कहती है कि उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन फ्लैशबैक दिखता है कि ईसा ने संक्रमित का सिर एक मूर्ति से पटक कर मार दिया था। इसी बीच एक सैनिकों का दल संक्रमितों के झुंड से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वे जितने संक्रमितों को मार सकते हैं मारते हैं, लेकिन कई सैनिक घायल हो जाते हैं और उनके पास गोलियां भी कम बची होती है। जल्दी ही संक्रमित उन्हें पकड़ लेते हैं और काटना शुरू कर देते हैं, जिससे वे भी संक्रमित बनने लगते हैं। बाकी सैनिकों को अपने साथियों को ही गोली मारनी पड़ती है और सिर्फ 3 लोग भागने में सफल होते हैं। वे एक सुरंग तक पहुंचते हैं और गेट बंद करते हैं और फिर जो संक्रमित पास आते हैं उन्हें गोली मारते हैं। उसके बाद सैनिक सुरंग की छानबीन करते हैं, लेकिन तभी एक अल्फा संक्रमित उन पर हमला करता है। वो एक सैनिक को पकड़कर उसका सिर और रीढ़ की हड्डी अलग कर देता है और फिर उसी रीढ़ से दूसरे सैनिक को जमीन
पर गिरा देता है। तीसरा सैनिक दरवाजे पर आकर संक्रमित को गोली मारता है और सुरंग से भाग जाता है। अब वापस स्पाइक और ईसा की ओर। वे अब भी सफर कर रहे होते हैं, लेकिन ईसा की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। जब वो एक पुरानी मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो ईसा स्पाइक से ऐसे बात करती है जैसे वो उसका पिता हो। तभी ईसा की नाक से खून बहने लगता है और उसकी गंध एक संक्रमित को खींच लाती है, लेकिन स्पाइक तुरंत उसे तीर मारकर मार डालता है। हालांकि संक्रमित का थोड़ा खून ईसा के माथे पर गिर जाता है तो स्पाइक फौरन उसे साफ करने लगता है, इससे पहले कि ईसा उसे छू ले। लेकिन जल्द ही और संक्रमित वहां आ जाते हैं और स्पाइक व ईसा को भागना पड़ता है। स्पाइक हर पास आने वाले संक्रमित को तीर चलाता है। आखिरकार वे एक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने में संघर्ष करते हुए किसी तरह अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर गैस भरी होती है जिससे सांस लेना मुश्किल होता है। संक्रमित भी उनके पीछे अंदर घुस जाते हैं और दोनों को लगातार भागते रहना पड़ता है। स्पाइक कुछ चीजें उठाकर संक्रमितों पर फेंकता है ताकि वो थोड़े धीमे हो जाए और बहुत सारे संक्रमित उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और दोनों एक बंद कोने में फंस जाते हैं। तभी छत की हैच खुलती है और एक सैनिक एरिक दिखाई देता है। वो स्पाइक और ईसा को छिपने को कहता है और फिर संक्रमितों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। गैस और गोलियों की टक्कर से जोरदार धमाका होता है और भयानक आग लग जाती है जिससे सभी संक्रमित जिंदा जल जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मर जाते हैं। स्पाइक और ईसा सही से छिपे हुए होते हैं इसलिए उन्हें कोई चोट नहीं आती। जैसे ही मौका मिलता है वह इमारत से बाहर निकलते हैं। ईसा उल्टी करती है और सिर दर्द से परेशान होती है। तभी सैनिक एरिक उनके पास आता है और उनसे रास्ता पूछता है, लेकिन जब स्पाइक के पास कोई जवाब नहीं होता तो एरिक घबरा जाता है। आखिरकार एरिक फैसला करता है कि वो स्पाइक और ईसा के साथ जाएगा और यहाँ तक कि सफर के दौरान ईसा को गोद में उठाने की पेशकश भी करता है। अब कई घंटों चलने के बाद वे थोड़ा रुकते हैं और सब खाते हैं। एरिक अपना मोबाइल फोन निकालता है लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होता और बैटरी भी लगभग खत्म होती है। स्पाइक ने कभी मोबाइल फोन नहीं देखा था इसलिए एरिक उसे समझाता है कि यह कैसे काम करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर भी दिखाता है। चूंकि स्पाइक ने कभी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं देखी होती है उसे वह औरत अजीब दिखती है। तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और एरिक गुस्से में उसे फेंक देता है। फिर तीनों फिर से सफर शुरू करते हैं, लेकिन ईसा एक अजीब सी आवाज सुनकर लड़कों को पीछे छोड़ देती है और वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक छोड़ी हुई ट्रेन तक पहुंचती है जो चूहों से भरी होती है। ट्रेन के अंदर वह हैरान रह जाती है जब उसे एक गर्भवती संक्रमित महिला दिखती है। शुरुआत में वह संक्रमित बहुत आक्रामक होती है, लेकिन ईसा उसे भरोसा दिलाती है कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ईसा उसकी डिलीवरी में मदद करती है। जब लड़के वहां पहुंचते हैं तो ईसा स्पाइक से कहती है कि वो बच्चे की नाल काटे और फिर बच्चे को पानी से साफ करती है, लेकिन जैसे ही संक्रमित महिला गर्जना करके आगे बढ़ती है एरिक उसे तुरंत गोली मार देता है। फिर वो नवजात बच्चे को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइक और ईसा ने पास से देखकर यह समझ लिया था कि बच्चा इंसानी है। जब एरिक गोली चलाने ही वाला होता है तभी एक संक्रमित हाथ ऊपर से आता है और उसे खींच लेता है। फिर वो संक्रमित ट्रेन से कूदकर अंदर आता है और वह एक अल्फा होता है और उसके हाथ में एरिक का सिर होता है। जब वो मरी हुई संक्रमित महिला को देखता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और तीनों के पीछे दौड़ता है। भागते हुए स्पाइक तीर चलाता है जिससे अल्फा की रफ्तार धीमी होती है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। आखिरकार स्पाइक, ईसा और बच्चा ट्रेन से कूदकर बाहर निकल जाते हैं और अल्फा भी उनका पीछा करने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर क्लेसन वहां पहुंचते हैं और एक बेहोश करने वाला तीर अल्फा को मारते हैं जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद डॉक्टर क्लेसन अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि वे अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगाते हैं क्योंकि यह उन्हें वायरस से बचाता है। वो एरिक का सिर उठाते हैं और अल्फा को सैमसन कहकर पुकारते हैं। वे बताते हैं कि वो पिछले 3 सालों से इस इलाके में रहते हैं लेकिन आमतौर पर संक्रमितों से दूर रहते हैं। स्पाइक डॉक्टर से अपनी माँ की मदद करने के लिए कहता है और क्लेसन मान जाते हैं। वह उन्हें अपनी बोन टेम्पल पर ले जाते हैं। यह एक श्रद्धांजलि स्थल है जो उन्होंने मरे हुए लोगों की याद में बनाया है। वहाँ हजारों हड्डियां खंभों से बांधी गई है और खोपड़ियों में एक मीनार बनाई गई है। क्लेसन ने इंसानों और संक्रमितों दोनों की हड्डियां का इस्तेमाल किया है क्योंकि उनका मानना है कि दोनों एक ही जैसी है। एरिक का सिर आग में फेंक दिया जाता है और जब सारा मांस जल जाता है तो क्लेसन उसकी खोपड़ी को धोते हैं और स्पाइक से कहते हैं कि वो उसे मीनार में जोड़ दे। इसके बाद क्लेसन बच्चे की कहानी सुनते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्लेसेंटा ने बच्चे को संक्रमण से बचाया। वह ईसा पर कई टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। ईसा रोने लगती है और स्पाइक घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ दवा चुराकर उसकी माँ को बचाया नहीं जा सकता। ईसा अपने बेटे को शांत करती है और मानती है कि उसे पहले से ही शक था कि उसे कैंसर है, लेकिन पक्का नहीं था। फिर ईसा स्पाइक की नजरें हटाकर चुपचाप क्लेसन को इशारा करती है जिसमें वो दया मृत्यु की अनुमति मांगती है। क्लेसन स्पाइक को 2 बातें सिखाता है, मोमेंटो मोरी यानी मृत्यु को याद रखना और मोमेंटो ओमेरी यानी सही समय तक प्यार के साथ मरना। ईसा बच्चे को स्पाइक की गोद में देती है और फिर क्लेसन के साथ जंगल की ओर चली जाती है जहाँ क्लेसन उसे शांतिपूर्वक मौत देता है। स्पाइक अपनी माँ के साथ बिताए सारे अच्छे पलों को याद करता है जब तक कि क्लेसन वापस आता है ईसा की साफ की हुई खोपड़ी को लेकर। जब स्पाइक डॉक्टर को बच्ची देता है तो वह टावर पर चढ़कर ईसा की खोपड़ी सबसे ऊपर रखता है। उसी समय सूरज उग रहा होता है। सुबह सैमसन मैदान में दौड़ता हुआ आता है तो क्लेसन बच्चे को एक गुप्त गड्ढे में छुपा देता है जो उसने पहले ही तैयार रखा था। सैमसन
सैमसन उन्हें ढूंढ लेता है और गड्ढे का ढक्कन हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं हट पाता तो वो चला जाता है। सबको लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन सैमसन दोबारा लौटता है और इस बार लकड़ी तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह क्लेसन को पकड़ लेता है और उसे हिला डुला कर मारने की कोशिश करता है, फिर गला दबाने लगता है। स्पाइक जल्दी से डॉक्टर की नींद की सुई उठाता है और सैमसन के हाथ में इंजेक्शन लगाता है। सैमसन तुरंत बेहोश हो जाता है और क्लेसन की जान बच जाती है। इसके बाद स्पाइक एक टोकरी में बच्ची को लेकर शहर के पास जाता है और वो उसका नाम ईसा रखता है और एक चिट्ठी के साथ गेट के बाहर छोड़ देता है ताकि जेनी उसे ढूंढ सके। जब चिट्ठी जेमे के पास पहुंचती है तो वो उसे पढ़ता है और जानता है कि स्पाइक चला गया है और अब वो नहीं चाहता कि कोई उसे ढूंढे। चिट्ठी में ये भी लिखा होता है कि डॉक्टर क्लेसन पागल नहीं है और बच्ची सुरक्षित है। जेमे परेशान होकर शहर से भागता है, लेकिन समुद्र का पानी बहुत ऊपर है, इसलिए वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता। 28 दिन बाद स्पाइक मुख्य भूमि पर अकेले घूम रहा होता है और शिकार करके जीवित है। एक संक्रमित उसके पास आता है, लेकिन स्पाइक एक ही तीर में उसे मार देता है। फिर और संक्रमित आने लगते हैं, इसलिए स्पाइक को भागना पड़ता है। रास्ता एक पत्थर की दीवार से बंद है, लेकिन सौभाग्य से सिर्फ एक संक्रमित उसे ढूंढ पाता है और स्पाइक उसे भी मार देता है। अचानक कोई चौंकने की आवाज करता है और स्पाइक पीछे मुड़ता है। वहां बड़ा हो चुका जिम्मी खड़ा होता है, जिसने अपने पिता का क्रॉस पहन रखा है। जिम्मी स्पाइक की निशानेबाजी से प्रभावित होता है और बताता है कि उसके पास भी अपनी टीम है। जब और संक्रमित आने लगते हैं तो वे सब दीवार से कूदकर मिलकर लड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में सबको मार गिराते हैं। वे सब हंसते हैं और उसका मजा लेते हैं, जैसे कि संक्रमितों को मारना ही उनकी खुशी हो। जिम्मी जश्न मनाते हुए चीयर्स करता है और स्पाइक से कहता है कि उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए। और दोस्तों, मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।